सीधे टकराव से बचने के बाद अब सऊदी अरब भी खुलकर जंग के मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है और इसके फ़ौरन बाद यमन की तरफ से सऊदी अरब के अंदर नए मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए, जो इस मैटर को और ज़्यादा सीरियस बना रहा है। ये एक नया मोर्चा है जो खुल चुका है, जिसका अंदेशा हमने कुछ दिन पहले जताया था। अब दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हो रही हैं। आप सोचिए ये कितना सीरियस मैटर कि हमने ईरान की खबरों से पहले इन्हें लिया। अब ईरान की खबरें देखिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाइना और रूस दोनों को ईरान की मदद ना करने को लेकर सीधी धमकी दे दी है। मगर क्यों? मामला हथियारों का है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि फ़िलहाल चाइना या रूस इस जंग में शामिल हैं, लेकिन अगर दोनों में से किसी ने ईरान का साथ देने के लिए दखल दिया तो ये उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं मानता कि चाइना या रूस इस वक्त ईरान की जंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर वो शामिल हुए तो ये उनके अपने ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उनके अपने ही कौमी मुफाद के खिलाफ होगा और उसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे। चाइना और रूस को बहुत बुरे नतीजे की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि हाल ही में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया था कि चाइना किसी भी सूरत में ईरान को हथियार नहीं देगा और ना ही कोई चीनी कंपनी ईरान को हथियार बेचेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें यही भरोसा दिया है कि रूस ईरान को हथियार नहीं देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों को ईरान की मदद न करने को लेकर वार्निंग दे रहे हैं। नहीं देगा का मतलब यह है कि मत दे देना। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस के कई सोर्सेस के हवाले से एक और दिलचस्प दावा आया है सामने। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में गल्फ रीजन में CIA के ठिकानों पर हुए ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ये भी जांच कर रहा है कि कहीं रूस ने ईरान को टारगेटिंग इंफॉर्मेशन या ड्रोन टेक्नोलॉजी तो मुहैया नहीं करा दी। हालांकि रूस ने इन रिपोर्ट्स पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। यानी एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि रूस और चीन ईरान का साथ नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसियां खुद इस बात की जांच में जुटी हैं कि कहीं पर्दे के पीछे से ईरान को किसी तरह की मदद तो नहीं पहुंचाई जा रही। असल में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, यही है अमेरिका। सामने कह रहे नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, डिक्लेरेशन नहीं है, ये बंद लफ्ज़ों में वार्निंग है, कर मत देना मदद ईरान की। यानी ईरान की कोई मदद हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ जंग को और ज़्यादा फैलाने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस शेप में या जितने दायरे में अब है, अभी उसमें अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने 24 और 25 जुलाई की रात को अपने सीनियर एडवाइजर्स और कैबिनेट के अहम मेंबर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को और बड़ा करने पर गौर किया गया। ये एक बेहद सीरियस मीटिंग थी। ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब ईरान के साथ हुआ सीज़फायर टूट चुका है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रही बातचीत भी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। याद रहे दोस्तों कि इससे एक दिन पहले ही ट्रंप कह चुके हैं, मैं ईरान पर पहले से भी बड़े हमले करने के बारे में सीरियसली गौर कर रहा हूं। मैं फैसला लेने के बेहद करीब हूं और हमारी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है, फौजी तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब अपनी पूरी ईरान पॉलिसी का नए सिरे से जायज़ा ले रहे हैं और इसी वजह से व्हाइट हाउस में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस बार इशारा दिया है कि अगर अमेरिका ने नया बड़ा हमला किया तो हो सकता है इसराइल उसमें शामिल ना हो। उधर अगले हफ्ते इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है, जहां ईरान की जंग सबसे बड़ा मुद्दा होगी। याद रखिए, जब जब नेतन्याहू जाता है अमेरिका, कुछ ना कुछ इधर बड़ा हो जाता है। यानी अब सिर्फ धमकियां नहीं दी जा रही, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर भी ईरान के खिलाफ जंग को और फैलाने की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने कहा है तुम हमला करो, ग्राउंड अटैक करोगे, हम तैयार हैं, आखिर तो देखो। और तुम जो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से हम तुम्हें जवाब देंगे और दे रहे हैं। कल भी ईरान ने जॉर्डन नहीं कुवैत में कई अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा किया, हमने आपको बताया, कई को ज़ख्मी करने का, कई हैंगर्स तबाह करने का। ईरान के हमले इतने ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं कि अमेरिका को इतना नुकसान पहुंच रहा है जिससे मौजूदा मिशन उन्हें नाकाफ़ी लग रहा है, तभी ये धमकियां दी जा रही हैं।
बात वेस्ट बैंक की करते हैं, फ़लस्तीन की। वेस्ट बैंक के नाब्लस के करीब मौजूद तल कस्बे में इसराइल का फ़ौजी ऑपरेशन अब भी जारी है। इसी वजह से इसराइल की फ़ौज ने कल इसराइली फ़ौजियों और सेटलर मिलिशिया के हमले में जान गंवाने वाले 4 फ़लस्तीनियों के जनाजे जो आज शहर में निकले, उसमें भीड़ जुटने की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की फ़ौज ने सिर्फ बहुत कम लोगों को ही जनाजे में शामिल होने दिया। ये भीड़ 4 जनाजों की है, जबकि पूरे इलाके में सख्त पाबंदियां और फौजी घेराबंदी जारी रही। ज़्यादा लोग आ नहीं सके। याद रहे कि एक दिन पहले ही इस कस्बे में इसराइली फ़ौजियों और सेटलर मिलिशिया की कार्रवाई में कम से कम 4 फ़लस्तीनियों की जान चली गई थी। सीधे फायरिंग हुई थी, 2 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। इसके बाद पूरे वेस्ट बैंक में गुस्सा और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है। उधर इसराइली फ़ौज ने बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर फ़लस्तीनियों से इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले लगातार और गहरे होते जा रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन रूस के कई इलाकों तक पहुंच गए हैं। एक इलाका है येकातेरिनबर्ग, वहां पहुंच गए, जो यूक्रेन की सरहद से करीबन 1750 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर ड्रोन जा रहे हैं। बताया जा रहा है ड्रोन का निशाना वाइल्ड बेरीज का एक वेयर हाउस था, बड़ी कंपनी है, लेकिन ड्रोन मेन बिल्डिंग के बजाय पार्किंग एरिया और उसके करीबी मैदान में गिरा, जिसकी वजह से हमला अपने बड़े मकसद में कामयाब नहीं माना जा रहा। उधर कुछ और इलाकों में हमले हुए। यूक्रेन ने रूस के किरोव शहर में मौजूद एवियाटेक फौजी फैक्ट्री पर भी अपने फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैक्ट्री रूस के फौजी एविएशन सेक्टर के लिए अहम मानी जाती है। यानी यूक्रेन अब सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि रूस के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद अहम फौजी अड्डों और इंडस्ट्रियल ठिकानों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। अब कुछ खबरें यहाँ से। यूएस मिलिट्री सेज इट फायर्ड ऑन टैंकर ट्राइंग टू इवेड ईरान पोर्ट ब्लॉकेड। और ये सुबह हमारे करीबन 9 बजे या 8 बजे खबर आई है कि अमरीकी मिलिट्री ने कहा है कि एक टैंकर यानी तेल ले जाने वाला जहाज़ उन्होंने हिट किया है और उस पर मिसाइल मारी है। और ये इसलिए मारी क्योंकि वो ईरान के एक बंदरगाह से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमने नाकेबंदी कर रखी है। ईरान से कोई भी ना जहाज़ आ सकता है इस तरफ बाहर को, ना बाहर से ईरान की तरफ अंदर जा सकता है। लिहाजा ईरान के अंदर और बाहर आने जाने वाला हर जहाज़ निशाना माना जाएगा और कर दिया गया। अब ईरान क्या करेगा वो देखना होगा। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। उनके मेंबर्स ने प्रोसिक्यूटर खान को डिसमिस कर दिया है। करीम खान की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल एक तरीके से डिक्लेयर करवाया था और उनका वारंट कटवाने में इन्होंने पूरा अहम रोल निभाया था। इन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो है एलिगेशंस लगे, इल्ज़ाम लगे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, और उसके बाद पहले तो वो रद्द कर दिए गए थे। ये तो कई महीने पहले लगे थे, लेकिन फिर अब न जाने क्या हुआ है कि आईसीसी ने इन्हें डिसमिस कर दिया है। याद रखिएगा 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी को बंद करने की धमकी दी थी कि हम बंद करवा देंगे इसे। ये जो है वो हमारे कामों में अड़ंगा अड़ा रहे हैं और इनका जो है बिहेवियर सही नहीं है, पक्षपात करते हैं, ये वो वगैरह करते हैं, तासुब बरतते हैं। लेकिन अब बताइए, अगर आईसीसी सही चल रहा है तो ये क्या हो रहा है? वेनेजुएला टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। वेनेजुएला, आज ही खबर आई है 25 जुलाई में, वेनेजुएला वही मदुरो वाला, जिन मदुरो को उठाकर अमेरिका ले गया, वो वेनेजुएला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आईसीसी से विड्रॉ करने की सोचा कर हम नहीं रहेंगे इनके मेंबर, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं, ये बायस्ड हैं, मतलब किसी के हक़ में फ़ैसले ले रहे हैं, किसी के पूरी तरह ख़िलाफ़ हैं। ये इंसाफ के तराजू में तोलकर कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस को ये फॉरेन मिनिस्टर फेलिक्स प्लेसेंटिनो ने एक्स पर इन्फॉर्म कर दिया है कि हम आईसीसी से विड्रॉ कर सकते हैं। अब आईसीसी इतना ही सब कुछ सही कर रहा है, करीम खान को निकाला, सही किया है, तो फिर वेनेजुएला जो करने जा रहा है वो सही है क्या? आप पर बायस्ड होने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आपने आज तक अमेरिका की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई वारंट निकाला कि कैसे एक चुने हुए प्रेसिडेंट को दूसरे मुल्क की फ़ोर्स आकर किडनैप करके ले जाती है, उठा कर ले जाती है, सिर्फ कुछ इल्ज़ामों की बिना पर?
अगर आपके वारंट पर अमल करते हुए किसी मुल्क की फ़ौज, आईसीसी, अगर आपके वारंट पर अमल करते हुए किसी मुल्क की फ़ौज बेंजामिन नेतन्याहू को उठाकर ले जाए, फिर ये ट्रंप क्या करेंगे? आप इंसाफ करने बैठे हैं कि देखने बैठे हैं कि किसके लिए इंसाफ करना है, कौन कितना मजबूत और कमज़ोर है? बताइए, क्या ये सही है कि एक चुने हुए प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाकर जेल में ठूस दिया गया? और उनकी तारीख, मैं कल पढ़ रहा था, उनकी तारीख लगी है कि उनके मामले में सुनवाई 2027 में होगी। अमेरिका तो किसी को भी उठा सकता है फिर। और ये एक और फ़लस्तीन का हाल देख लीजिए कि वहाँ पर सेटलर्स ने ज़बरदस्ती एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ़लस्तीनी घर पर हमला कर दिया और वहाँ कब्ज़ा कर लिया। करावत बानी हसन गांव है या कस्बा है वहाँ पर, ये सेंट्रल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में आता है, कब्ज़े वाले सेंट्रल वेस्ट बैंक में, और वहाँ पर इस्राएली झंडा भी लहरा दिया। अब इनसे कोई अपना घर वापस लेने के लिए लड़ाई लड़े तो फिर वो गोली खाए, और अगर वो बदले में मार दे तो इस्राएली फ़ौज उसे मार दे। ये सब वेस्ट बैंक में चल रहा है। पिंकी भैया, पिंकी चौधरी को आप जानते होंगे, ये दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में रहता है। हमेशा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, हथियार बांटता है। इस पर केस भी दर्ज हुए थे। पुलिस जो इन्हें ढूंढ रही थी, इस बंदे को, वही उत्तर प्रदेश पुलिस आज इस बंदे के साथ चल रही है। पीछे नारे लगते चल रहे हैं और ये जा रहा है जंतर मंतर, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर, पेपर लीक रोकने को लेकर और तमाम स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर। ये बंदा वहाँ जा रहा है और कह रहा है, 12:30 बजे ये इन्होंने दोपहर जो है अपना वीडियो जारी किया है कि टुडे ऑल हिंदुत्व वॉरियर्स मस्ट यूनाइट टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म। आज तमाम हिंदू योद्धाओं को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक साथ आना पड़ेगा। और इफ़ यू डोंट रीच जंतर मंतर विद मी, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर विल बी श्राउडेड इन डार्कनेस। और अगर आज आप लोग मेरे साथ जुड़कर जंतर मंतर नहीं पहुँचते हैं तो हिंदुओं से कह रहा है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में लिपट कर दम तोड़ देगा। और आज तक चैनल को, प्रधानमंत्री इंडिया को और द हिंदू को इसने टैग किया है अपनी इस पोस्ट को। इस पर और इसमें जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं दुम छल्ले, वो जो हैं हेलमेट नहीं पहने हैं और यूपी पुलिस वहीं चल रही है। ये लोग चालान काटते हैं किसी को भी पकड़कर। यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ कानून तोड़ा जा रहा है। वसीम अकरम त्यागी हमारे पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ लिखी है। अच्छा, ये इसने 9:30 बजे शेयर किया था, वसीम ने 12:30 बजे से शेयर करके लिखा, दिस जर्नी इज़ टेकिंग प्लेस राइट ऑन द रोड, isn't this disturbing traffic? क्या ये सफ़र जो रोड पर किया जा रहा है, क्या ये जो यात्रा निकल रही है, क्या ये रोड ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर रही है? योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वो बड़े बड़े लेक्चर देना पसंद करते हैं दूसरों को, लेकिन इन फोक्स को, इन हुड़दंगियों को जो रोड पर ये निकल रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं कहते हैं। और ये वही यूपी पुलिस है, वो लिखते हैं, दैट वॉज आउट देयर विद इंच टेप्स मेकिंग श्योर नो प्रेयर। ये वही यूपी पुलिस है जो देखती है और पूरी तरह सुनिश्चित करती है कि नमाज ना हो जाए सड़कों पर। अब वो इन लोगों के साथ, इन फ्रेंच एलिमेंट्स के साथ शाना बशाना चल रही है। ये हो रहा है। और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी या लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं अपनी लास्ट लाइन में, मोदी इज़ पास्ट और ये बच्चे फ्यूचर है इंडिया के। पूरी बात सुन लीजिए। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं। ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। अपोजिशन पार्टीज पूरी तरीके से खुलकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में और स्टूडेंट्स की डिमांड के साथ उतर आई हैं, और ये भारत की हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। उनके पैर हिल रहे हैं,
कल सोनम वांगचुक का जो है अनशन ख़त्म करवाया है उन्होंने। और इसके अलावा कल कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर से भी बात की। आज एक बड़ी मीटिंग है, प्रधानमंत्री बिल लाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बच्चों को फ्यूचर बता रहे हैं। 1 महीना हो गया इस बवाल को, उसके बाद सरकार जाग रही है, सरकार के पांव हिल रहे हैं। जेंजी प्रोटेस्ट वो बांग्लादेश और नेपाल में देख चुके हैं, हमारी दुआ है वैसा ना हो, वो बड़ा खूनी था। हम ये चाहते हैं हुकूमत स्टूडेंट्स को, यूथ को ध्यान में रखे, सिर्फ इलेक्शन में वादे ना करे बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी करे। हमारा रात हमने एक वॉक थ्रू किया था जिसमें मैंने पब्लिक को ज़्यादा दिखाया है, ख़ुद को कम दिखाया है, और मैंने पब्लिक से बात की है जंतर मंतर पर जाकर। तो आप चाहें तो उस प्रोटेस्ट को और उस वॉक थ्रू को इससे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करें। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।